हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्शल मास्टर का एक और नया एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक पोर्टल खुलता है। वो पोर्टल जैसे ही खुलता है वैसे लॉ इन्फोर्समेंट के डिसेबल वहां पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अभी एक डिसेबल याओगियान के पास जाती है और उससे बोलती है कि अभी तक लेडी होंगियान का अभी तक पता नहीं चला है, तो हमें इस समय क्या करना चाहिए। इस बात को सुनते ही याओगियान अपने मन में कुछ सोचने लग जाती है। के बाद वो बोलती है कि हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, हमें पहले ग्रू वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहिए। और अगर लेडी होंगुआन जिंदा होगी तो वो अपने आप ही 3 महीने से कम टाइम में बाहर निकल जाएगी। उस जगह पे लो एनफोर्समेंट के भी डिसेबल होते हैं, जो कि याओगियन की बात सुनने के बाद वो भी उसकी बात मान के उस पोर्टल के थ्रू बाहर निकलने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ रोयू कुंचन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और बोलती है मैंने सबको तो शांत कर दिया लेकिन मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही। मुझे तो काफी ज्यादा किंचन की फिक्र हो रही है। तभी रोयू बोलती है हमें इस पोर्टल से बाहर निकलना चाहिए और तुम्हें किंचन की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 100% पता है कि किंचन का कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसके बाद वो दोनों ही उस पोर्टल की तरफ चले जाते हैं। तो इन क्रूसमेंट और प्यामा पैलेस के लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऐसे ही बाकी सेक्ट के एल्डर्स अपने डिसेबल को बाहर निकलने के लिए इंतजार करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा वेट करने के बाद भी कोई नहीं निकलता, तो अभी एक एल्डर सामने आता है और बोलता है आखिरकार तो इन्फॉर्मिस्ट और प्यामे पैलेस के लोग ही क्यों बाहर निकले हैं। इनकी भी संख्या काफी ज्यादा कम है। तभी एल्डर जीसिया उनके पास भागते हुए आ जाती है। प्रिंसेस, क्या आप ठीक हो? और आखिरकार ग्यू वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ? हमारे बाकी का डिसेबल और लेडी होंगन भी कहाँ है? अभी याओगुआन बोलती है लेडी चीसिया, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसके बाद मैं आपके सारे आंसर का जवाब दूंगी। पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतना सुन के लेडी चीसिया उन सभी को लेकर वहां से जाने लग जाती है। लेकिन तभी सारे एल्डर्स उनको चार तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं आखिरकार हुई वर्ल्ड से प्यामे पैलेस और इन्फॉर्मिस्ट के लोग क्यों निकल रहे हैं और हमारे सेक्ट के डिसेबल कहाँ पर है? हमारे सवाल का जवाब दिए बिना तुम सब नहीं जा सकते हो यार। तभी एल्डर को अपने सामने देखकर लेडी जीसिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वूसन आगे बढ़ने लग जाता है और उसे देखते ही सभी लोग अपने रास्ते से हटने लग जाते हैं और उसको ग्रीट करने लग जाते हैं। तभी वूसन बोलता है लेडी चूसिया, आज से कुछ महीने पहले मेरी प्रिंस की गोल्ड में किसी ने हत्या कर दी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रिंस फैंगली का कातिल कौन है? तो तुम सब मेरे सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। इतना कहते वो अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है, जिस पावर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी उस जगह पे एक पोर्टल खुलता है और उस जगह पे एक लेडी आ जाती है और वो जैसी ही लेडी वहां पे आती है वैसे ही चारों तरफ फूल खिलने लग जाते हैं। और वो लेडी आते ही बोलती है जनरल वुसांग, मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो और मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेट जनरल हो, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि मेरे रहते हुए मेरे प्यामे मैलिस के डिसेबल को आप टच भी कर सकते हो? तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम वलिंग है। और जैसे ही प्यामे पैलेस के बच्चे और लो इन्फॉर्मिस्ट के बच्चे लेडी वलिंग को देखते हैं, वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यूसन बोलता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, बस मुझे अपने सवालों का जवाब पता करना है और मेरा प्याओ पैलेस से दुश्मनी मोहन करने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे सवाल जवाब के बीच में आओगी तो तुम्हें काफी ज्यादा पछताना पड़ सकता है। भी एक एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि गोयू वर्ल्ड में हमारे सभी सेक्ट के डिसेबल गए थे, लेकिन प्याओ उसके अंदर से बस प्याओ में मैलेस और लॉ इन्फॉर्मिस्ट के भी बंदे आ रहे हैं। तो इससे यही साबित होता है कि इन्होंने ट्रेजर के लालच में हमारे सारे डिसेबल को जान से मार डाला। इस बात को सुनते ही हुआलिंग उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो तभी बंदा अपने पास से एक शील्ड बाहर निकाल लेता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट वो उस अटैक को रोक नहीं पाता और वो पीछे जाकर लुढ़क जाता है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो हुआलिंग के सामने कुछ भी नहीं था, इसी वजह से वो डर के मारे वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि कोई और भी मेरे प्यार बैलेंस से कोई सवाल जवाब करना चाहता है? इस बात को सुनते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हुआलिंग जेसिया के पास में आ जाती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इन सभी डिसेबल्ड को लेके तुरंत यहाँ से निकलो। सभी को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगी। इस बात को सुनते ही जीसी उन सभी डिसेबल्ड को लेके वहां से जाने लग जाती है।
तभी हुसंग बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ से जा सकती हो? इतना कह के वो उनके ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। अभी हुआलिंग उसके बीच में आ जाती है और वो अपने पाम अटैक को उसके ऊपर कर देती है और दोनों का पाम अटैक टकराने लग जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा मैसिव एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। जिससे कि चीसिया काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी हुआलिंग चीसियों को वहां से भागने का इशारा करती है। इस बात को सुनते ही वहां से भागने लग जाती है वो। उस चीज को देखते ही हुसंग बोलता है, लिंग तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। जिस तरह से हमारे डिसेबल मुंह छुपा कर यहाँ से भाग रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि मास्टर फैगली के मौत के पीछे तुम्हारे डिसेबल का भी कुछ झोल है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मास्टर अनीस की मौत से उसके पिताजी काफी ज्यादा दुखी है। उन्होंने पर्सनली मुझे उस कातिल को ढूंढने के लिए यहाँ पे भेजा था। जिस तरह से प्यामे पैलेस के बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं, उस तरीके से तो लगता है कि तुम्हारे डिसेबल ने मेरे प्रिंस फैमिली को जान से मारा है। इसीलिए तुम मेरे रास्ते से तुरंत हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी हुआलिंग अपने पावर प्रेशर को बढ़ा देती है, जिससे कि वो उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी हुआलिंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हुसंग के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन हुसंग भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो दोनों ही बराबरी के टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन तभी उस जगह पे दोबारा से पोर्टल खुलता है, जिस वजह से हुसंग फाइट छोड़ के सीधा पोर्टल की तरफ भागता है और इस मौके का फायदा उठा के बाद हुआलिंग भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। सीधा वो अपने डिसेबल के पास में चली जाती है। उसके बाद वो यागुयान से पूछती है कि आखिरकार लेडी होंगयान कहाँ पे है और वो उनके साथ मार्क्समैन गए थे वो भी कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अभी यागुयान अपनी मेमोरी को वॉलिन को दिखा देती है और बोलती है कि हमारे साथ गए थे वो कोई और नहीं, एक डेमन थे। वो बोलती है, अगर वो डेमन थे तो हमें बताया क्यों नहीं गया था? अभी वॉलिन बोलती है, ये तो मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, ये तो हमें पैलेस मास्टर ही बता सकती है, लेकिन जगह पे बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। इतना कह के वो अपने पास से एक ट्रेजर निकाल देती है, क्योंकि क्यूब की तरह दिखाई दे रहे थे, और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और सभी लोग उसके ऊपर बैठ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी पावर को यूज करते वहाँ से तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से कि मास्टर सीतू बाहर निकलते हैं और हम देख पाते हैं उनके साथ में उनके डिसेबल भी आए होते हैं और वो काफी ज्यादा उदास होते हैं। वही हम चैंगसी को देखते हैं, जो कि क्युनचिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी चैंगसी की मास्टर उसे देख लेती है और उसे आवाज देती है और चैंगसी की मास्टर उसके पास में आ जाती है और फिर वो दोनों चैंगसी की मास्टर को ग्रीट करते हैं। वही चैंगसी की मास्टर अपनी डिसेबल को सही सलामत देख के काफी ज्यादा खुश होती है। अभी मास्टर सीतो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और बोलते हैं, लो इन्फॉर्मिस्ट के लोग कहाँ गए, हमें पैलेस कहाँ पर है, डिसेबल कहाँ पर है? अभी ओवेन उससे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन तभी वो देखने के साथ ही भी सेंगू अपने ग्रैंडफादर को जैसे ही देखते हैं, वैसे ही वो भागते हुए अपने ग्रैंडफादर के गले लग जाती है। फिर मास्टर सीतो मास्टर ओयान के पास में जाते हैं और बोलते हैं, आपको हमारा बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि योमा पैलेस की वजह से ही हमारे ज्यादा से ज्यादा डिसेबल मरे हैं। साथ ही में मास्टर उन सब ने डेमन से हाथ मिला लिया है, जिस वजह से उन्होंने उन डेमन की पावर का यूज करते हुए वहाँ पे जो भी और बचे थे सेक्ट के लोग, उन सभी को जान से मार दिया। और इस बात को सुन के वहाँ पे दूसरे जो एल्डर थे वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। उन सभी की बातें सुन के हुसैन उनसे पूछता है कि आखिरकार मेरी सेक्ट के लोगों को किसने मारा, तो और प्रिंस फैमिली को किसने मारा? भी मास्टर सीतो उनको बोलते हैं कि उनको प्यामो पैलेस के लोगों ने मारा। बात को सुन के तो वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो उनके अपने पावर को रिलीज करता है और उसके बाद उनके ऊपर काफी खतरनाक गिरफ्टिक पैसे डालने लग जाता है, जिससे कि उन सभी की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो जाती है। वो बोलने लग जाता है, तुम सब झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? भी वो सब बोलते हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम सच ही बोल रहे हैं, हमें पैलेस के लोगों ने ही मारा है। सभी चैंसी बोलती है, अच्छा तुम ये कर रहे हो, ये करके तुम बच जाओगे? जैसे ही वो ग्रेट एल्डर चैंसी को देखता है, ऐसे ही वो उस जगह पे रुक जाता है, क्योंकि फैंटम डीमन सेक्ट भी उनकी बराबरी पे आता था। साथ ही में अगर प्रिंसेस को कुछ भी हुआ तो वो लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से गोल्डन एम्पर पोर्टल के बाहर आए थे। उन्होंने अपने सीनियर को देखते हुए उनके पैर पकड़ लिए थे और साथ ही में प्रिंस फैंगली के बारे में बताया था। इस फैंगली को प्योंगयांग पैलेस के लोगों ने मारा है। और ये सब सुनने के बाद हुसैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पे वो काफी ज्यादा अपने एनर्जी को यूज करता है और काफी गुस्से में प्योंगयांग पैलेस के पीछे चला जाता है। तभी ओएन प्रोबेरिन के सभी लोग फैंटम
सेक्ट के पास में आ जाते हैं और फिर चंगसी से वो क्युनचन के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी चंगसी उन्हें बताती है कि अब क्युनचन नहीं रहा। और वो सभी लोग जैसे ही क्युनचन की मौत के बारे में सुनते हैं वैसे ही वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे ही नाना को पता चलता है कि क्युनचन मर चुका है वैसे ही वो तो उस जगह पर रोने ही लग जाती है। तभी चंगसी अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्युनचन ने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। इस बात को सोच सोच के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी हम देख पाते हैं कि वो अपने रैन की एक काफी खतरनाक टेक्निक को मास्टर कर लेती है, जिस चीज को देख के तो वहाँ पे पैलेस मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो अपने मन में बोलने लग जाती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चंगसी हमारे क्लैन के फॉरवर्ड टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कर लेगी। उसके बाद फैंटम डीमन सेक्ट भी उस जगह से अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके बाद ओएंग पवेलियन के सभी लोग भी उस जगह से चले जाते हैं। वहीं हमें दूसरी जगह मॉली और उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि लेडी होंगन के पानी में आ चुका होता है और जो उनके पास एक ट्रेजर बोतल था जिसके अंदर से वो निकल के आए थे। और वो जैसे ही वहां से निकलते हैं वैसे ही वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं क्योंकि वो काफी महीनों से उसी में थे। तभी उसका मास्टर चियान मोली से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन तभी मोली जब उसको देखता है तो उसका ठरकपन जाग जाता है और उसको ध्यान से देखने लग जाता है क्योंकि लेडी होंगन की बॉडी थी, इसी वजह से वो उसे ध्यान से देख रहा था। तभी चियान मोली के सर पे हेडशॉट से पटाख से मार देता है और बोलता है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो। और जब वो अपने आप को खुद देखता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि वो एक लड़की की बॉडी में होता है। लेकिन वो उसके बाद उस बॉडी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस बॉडी से निकल ही नहीं पा रहा होता है और वो दोबारा से उसी बॉडी में आ जाता है। वो जैसे ही अपनी बॉडी में आता है वैसे ही वो मोली की तरफ गिरने लग जाता है, लेकिन मोली इस बार उससे दूर हट जाता है। चियान इस बॉडी से इसलिए निकल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी इस सोल के साथ मर्ज हो चुकी है। अभी चियान हमें बताता है कि स्पेस क्रैक और उस तबाही की वजह से साथ ही में वहाँ पे सोल एनर्जी थी, जिस वजह से मैं इस बॉडी के साथ पूरी तरीके से मर चुका हूँ। इसीलिए मुझे इस बॉडी से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस बात को सुन के तो मोली काफी ज्यादा खुश हो गया था और बोलता है मास्टर अब तो आप इसी बॉडी में रहने वाले हो, अब तो आप एक लड़की बन चुकी हो। इस बात को सुन के तो उसके मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच लगा देती है मोली को और वो दूर जाके फेंका जाता है। लेकिन तभी चियांग को पता चल जाता है कि वहाँ पे एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन आने वाला है क्योंकि वहाँ पे एक पोर्टल खुलने लग गया था, जिसको देखते ही वो मोली को अब उसके पैरों से ही पकड़ लेती है और वो उस जगह पे एक पोर्टल खोल देता है और वो दोनों ही उस पोर्टल में चले जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों उस पोर्टल के जरिए जाते हैं वैसे ही उस जगह पे एक ओल्ड लेडी अपेयर हो जाती है। मुझे इस जगह से काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी सेंस हुई थी और वो काफी ज्यादा डिमोनिक पावर थी, लेकिन यहाँ पे जब मैं आ चुकी हूँ तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। कार वो डीमन कहाँ गया। और उसके बाद वो लेडी अपने पावर का यूज करते हुए पता करने की कोशिश करती है कि इस जगह पे कौन सा डीमन था। और जब वो अपने पावर का यूज करती है तो उसे पता चलता है कि उस डीमन के साथ लेडी होंगयान भी है, जिस चीज को देख के तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और उसके बाद वो ओल्ड लेडी अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ पे एक पोर्टल खोल देती है उन दोनों का पीछा करने के लिए। और जैसे ही मोली को पता चलता है वो हमारा पीछा करने वाली है वैसे ही चियान से वो अपने डिमोनिक बोतल को बाहर निकलता है और वो दोनों ही उस बोतल के अंदर चले जाते हैं और वो बोतल तुरंत ही गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी भी उस जगह पे आ जाती है और उसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए स्कैन करने लग जाती है उन दोनों को, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और बोलती है कि आखिरकार वो दोनों गए कहाँ। तो इम्पॉसिबल है, वो दोनों मुझसे तो बच ही नहीं सकते थे। इतना बोल के वो दोबारा से बोलती है कि अब मुझे सभी के बारे में पैलेस मास्टर को बताना पड़ेगा। इतना बोल के वो जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है। वहीं हमें क्विंचन को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है, साथ ही में वो अपनी पावर को ही बढ़ा रहा था। लेकिन हम तभी देखते हैं कि क्विंचन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है, जिस चीज को देखते ही वो काला बिल्ला जग जाता है और वो क्विंचन के पास में आने लग जाता है। लेकिन तभी क्विंचन उस जगह पे कल्टीवेशन से उठ जाता है और अपनी आंखें खोलता है और वो महसूस कर पा रहा होता है कि वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। अभी माओ क्विंचन के पास में आके बोलता है कि तुम्हें हमसे बनती अच्छी है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पाता। बड़ा होने के बाद क्विंचन माओ से पूछता है कि यहाँ पे कोई रास्ता है इस गो वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए। माओ बोलता है हाँ मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं जब तक मेरा फायदा नहीं होगा। इस जगह से बाहर निकलने का तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। क्विंचन बोलता है पहले हमें इस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो बताओ। लेकिन तभी माओ बोलता है नहीं, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि
मेरा एक काम करोगे? इस बात को सुन के क्विंचन उसकी बात को मान जाता है। उसके बाद माओ अपने पास से एक काफ़ी खतरनाक टेक्निक को उसके माइंड में डायरेक्टली दे देता है और बोलता है इस टेक्निक की ये खासियत है, स्पेस कोलैप्स कर रहा होगा तो तुम्हारी बॉडी पे कोई भी असर नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद क्विंचन तुरंत ही उस टेक्निक को सीखने के लिए उस जगह पे बैठ जाता है और उसको सीखने लग जाता है। उसके बाद क्विंचन थोड़ी ही देर में उस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है और उसके बाद वो उस टेक्निक को चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रही है कि नहीं उसका यूज़ करता है। उसके बाद क्विंचन जब अपनी स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकल के आ जाता है तब उसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ग्यू रियलम तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और साथ ही में उसके पास बहुत सारे पत्थर होते हैं जो कि उससे टकरा रहे होते हैं, लेकिन क्विंचन बड़ी आसानी से उन सभी को डॉच कर लेता है। उसके बाद क्विंचन उस टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है और जब वो टेक्निक वो यूज़ करता है तो वो एक जगह पे पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है। क्विंचन बोलता है मानना पड़ेगा वो म्याओ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उसकी टेक्निक का यूज़ करते हुए मैं इस जगह पे खड़ा हो पा रहा हूँ। अभी उस जगह पे क्विंचन को एक काफ़ी ज़्यादा पोर्टल बड़ा सा दिखाई देता है जिसे देखते ही वो उसके पीछे चला जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके नेक्स्ट सीन में हमें स्वानवन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। साथ ही में हम देख पाते हैं कि वो इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी लग रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि म्याओ पैलेस के लोगों ने ही उसके बेटे को मारा है, जिस चीज़ से तो वो और बात काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। प्रिंस फैंगली के फादर ने पूरी तरीके से अपनी सेना को तैयार कर लिया था प्यामो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद वो शानदार सी स्पीच देते हुए बोलता है प्यामो पैलेस की हिम्मत कैसे होगी मेरे बेटे को जान से मारने की, आज तो प्यामो पैलेस बचेगा नहीं। इतना बोल के वो अपने सारे सोल्जर्स के साथ प्यामो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। अभी हमें एल्डर फी के लैंड के लीडर को दिखाया जाता है जिसका भी बेटा मर चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि प्यामो पैलेस के लोगों ने ही उसके बेटे को मारा था। उसके बाद वो गुस्से में सभी से बोलता है कि प्यामो पैलेस की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है, वो मेरे बेटे को मार के जिंदा बच सकते हैं, इसीलिए मैं आज उनको ख़त्म करके ही मानूंगा। साथ ही में उन्होंने डीमन के साथ भी हाथ मिला लिया, अब तो वो बचेंगे नहीं। इतना बोल के वो अपने सभी साथियों के साथ प्यामो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ फेंग्यू के लैंड के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस प्यामो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही है और साथ ही में हमें इस मौके को कर नहीं छोड़ना है क्योंकि हम अगर उनके ऊपर अटैक कर देंगे तो हमें जगह पे राइज़ करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम ही इस जगह पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएँगे। उनकी ऐसी बात सुन के तो उनके डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और साथ ही में वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इस भी क्लैन के लोग गोल्ड रियलम में गए थे ट्रेजर की लालच में और उनके कोई भी बेटा-बेटी नहीं बच पाए। सभी को पता चल गया था कि प्यामो पैलेस ने उनके बेटे और बेटियों को मारा है, इसीलिए वो सभी क्लैन, सभी डायनेस्टी प्यामो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी हमें फैंटम ड्रीमर सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि चैंक्सी अपने तो में वापस आ गए थे और वो सभी जश्न मना रहे थे और तभी चैंक्सी सेक्ट लीडर से बोलती है कि सेक्ट लीडर सभी पावरफुल क्लैन प्यामो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुके हैं, लेकिन हम कोई भी इस जगह पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तभी उसकी आंट उसको डांटते हुए कहती है पैलेस मास्टर से तुम कैसे बात कर रहे हो, जल्दी से तुम उनसे माफी मांगो। तभी चैंक्सी बोलती है आखिरकार मैंने गलत क्या बोला, हमें पैलेस के वजह से हमारे काफी सारे फैंटम सेक्ट के सेबल मर चुके हैं और हम प्योमन पैलेस के ऊपर अटैक करने क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारा सेक्ट ही पीछे क्यों रह रहा है। सारे पावरफुल क्लैन तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे हैं। भी फैंटम डीमन सेट की लीडर बोलती है तुम्हें पता है कि तुम किस बात कर रही हो। इतना कह के वो अपने पावर का यूज करते हुए चैंक्सी के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा देती है, इससे कि चैंक्सी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। चैंक्सी ने पिछले एपिसोड में जो अपने पावर का अवेकन किया था उसका यूज करते हुए वो पैलेस मास्टर के ग्रेविटी प्रेशर में भी काफी आसानी से खड़ी हो पा रही थी और तभी उसकी आंट बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि चैंक्सी पैलेस मास्टर के अटैक को इतनी आसानी से रोक पा रही है। तभी चैंक्सी बोलती है कि माफी क्यों मांगू, उन्होंने मेरे क्लैन के काफी ज्यादा लोगों को मारा है तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं। ना कह के चैंक्सी आंखों में आंखें मिला के सेक्ट लीडर से देख रही होती है, जिस चीज को देख के सेक्ट लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम सेक्ट लीडर के सामने बदतमीजी करो। तभी उसकी लीडर उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, जिस अटैक से चैंक्सी बच नहीं पाती और वो अपने ही सी ऑफ कॉन्सनेशन में खोने लग जाती है और उस अटैक के कारण चैंक्सी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है और साथ ही में उसको काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होने लग जाता है, जिस चीज़ को देख के उसकी आंट उससे बोलती है चैंक्सी जल्दी से सेक्ट लीडर से माफ़ी मांगो। बात को सुन के चैंक्सी बोलती है मैं माफ़ी क्यों मांगू, क्या मैंने कोई गलती की है कि मैं माफ़ी मांगूंगी।
चेंगसी के अभी वो खड़े होते हुए बोलती है, सख्त मास्टर, आखिरकार मैंने कोई भी गलती नहीं की है तो मैं माफी क्यों मांगी? मैं प्याओमे पैलेस से अपना बदला लेना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? इस बात को सुनकर सख्त मास्टर उसको घूरने लग जाती है और वो गुस्सा होने लग जाती है। लेकिन तभी सख्त मास्टर को गुस्से में देख के वहाँ पे जो एल्डर थी वो चेंगसी की तरफ से माफी मांगने लग जाती है और बोलती है, सख्त मास्टर प्लीज चेंगसी को माफ कर दीजिए। उसने उस जगह पे अपने काफी सारे सांसों को खोया है जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। और सख्त मास्टर, आपको किसी को सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं ही गुई वर्ल्ड में अपने डिसेबल को सेफ नहीं रख पाई और वो सभी डिसेबल मेरे ही वजह से मरे हैं। लेकिन तभी सख्त मास्टर उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए चेंगसी की तरफ धीरे धीरे आने लग जाती है। और उसके बाद वो चेंगसी के पास में आके बोलती है, चेंगसी तुम अपना प्याओमे पैलेस से बदला लेना चाहती हो और तुम मुझे बोल रही हो कि प्याओमे पैलेस के लोगों ने हमारे डिसेबल को मारा है तो तुम उनसे बदला लेना चाहती हो। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, तुम सब डिसेबल का बदला लेना नहीं चाहती, तुम अपने प्यारे का बदला लेना चाहती हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इस बात को सुनकर चेंगसी बोलती है, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, मैं प्याओमे पैलेस से क्विंचन का बदला लेना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर चेंगसी के ऊपर से वो ग्रेविटी प्रेशर को हटा देती है और बोलती है, चेंगसी यही मैं तुमसे सुनना चाहती थी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मौका मिलेगा प्याओमे पैलेस से बदला लेने का, लेकिन तुम्हें यह भी मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि आर्टिफैक्ट हॉल और स्वानियन अंपायर ने हाथ मिला लिया तो वो प्याओमे पैलेस को खत्म कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, बल्कि वो सारे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद तो चेंगसी और फैंटम सेक्रेटरी एल्डर का भी होश उड़ जाता है। प्याओमे पैलेस पूरे 300 सालों से इस पूरे वर्ल्ड पे अपना राज्य जमाए बैठा हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है कि सोनर एम्पायर और आर्टिफैक्ट हॉल के दोनों साथी मिलकर प्याओमे पैलेस को हरा देंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि प्याओमे पैलेस के लोगों ने काफ़ी खतरनाक प्लान बनाया है इस बार। चेंगसी, अगर तुम्हें प्याओमे पैलेस को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और तुम्हें प्याओमे पैलेस को खत्म करने का जरूर से सौभाग्य प्राप्त। तुम्हें प्याओमे पैलेस को डिस्ट्रॉय करना होगा तो उससे पहले तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम आज से पूरे 1 साल तक इल्यूजन डेवल फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा। तब मुझे लगेगा कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इनफ हो चुकी है, तो तब मैं तुम्हें आगे बताऊंगी प्याओमे पैलेस को कैसे खत्म करना है। उसके बाद चेंगसी सेक्ट मास्टर के सामने बोडन करती है और बोलती है, सेक्ट मास्टर मुझे आपका ये ऑर्डर मंजूर है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब मैं उस फॉरेस्ट से वापस आऊंगी तो आप सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। इतना कह के वो उस जगह से चली जाती है। केव का नाम सुनते ही वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सेक्ट मास्टर के पास भागते हुए आती है और बोलती है, प्लीज़ सेक्ट मास्टर उसको उस केव में जाने से पहले ही रोक लीजिए, नहीं तो वो उसी केव के अंदर मर जाएगी। क्योंकि इल्यूजन ऑब्वियस केव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस जगह पे मार्शल गोल्ड रैलम के 6 लेवल का कल्टीवेटर भी बस 6 महीने ही तक जिंदा रह पाता है। और तो और अभी तो चेंगसी की कल्टीवेशन मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल पे ही है, फिर तो बस वो 1 ही वीक तक जिंदा रह पाएगी उस जगह पे। तभी सेक्ट मास्टर बोलती है, मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तो मैंने चेंगसी को वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए भेजा है। और अगर चेंगसी उस जगह पे 1 साल तक सरवाइव कर पाई तो वो मुझसे भी ज्यादा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और प्याओमे पैलेस से अपना खुद से ही बदल ले पाएगी। और अगर वो 1 साल तक सरवाइव नहीं कर पाए तो वो अपने आप ही मर जाएगी। और अगर हमने उसको बाहर रखा तो तुम्हें तो पता ही है कि वो प्याओमे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए प्लाने बनाएगी, जिस वजह से फैंटम सेक्ट के ऊपर खतरा आ सकता है। तभी सेक्ट मास्टर बोलती है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो 1 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन के लौटेगी, क्योंकि मुझे उसके अंदर एक काफ़ी खतरनाक आग दिखी जो कि अपने दुश्मनों को जला के राख कर देगी। हमारा सीन शिफ्ट होकर प्याओमे पैलेस के ऊपर आता है, जहाँ पे कि प्याओमे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आर्टिफैक्ट हॉल, सेक्ट और काफ़ी सारे कल्टीवेटर प्याओमे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। और सभी लोग जैसे ही प्याओमे पैलेस के आसपास में आ जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता और ना ही कोई डिसेबल होता है प्याओमे पैलेस को गार्ड करने के लिए। इस चीज़ को देख के ग्यून सेक्टर का मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ये तो ये कमज़ोर है प्याओमे पैलेस के लोग, तो मेरे डिसेबल इनके ऊपर अटैक कर दो। तभी लेकिन आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर उसे बोलता है, 1 मिनट, बोलता है, मुझे इस जगह पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि प्याओमे पैलेस पूरे 300 सालों से पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है उन सभी के ऊपर राज करता आ रहा है, लेकिन उनकी टेरिटरी में कोई भी सेक्ट मौजूद क्यों नहीं है? कहीं वो सब कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहे हैं? गोवान सेक्ट का सेक्ट मास्टर आगे आते हुए बोलता है, डरना बंद कर, एम्परर फेंग शाओई हमारे साथ में है, हम तीनों की पावर मिला के
और मिल के अटैक करे तो प्यामे पैलेस कभी भी नहीं बच पाएगा। तभी फेंग शोयू बोलता है 300 साल पहले सांगवोन सिनर की कल्टीवेशन मेरे जितना थी, लेकिन 300 सालों में काफी कुछ बदल चुका है, तो इसीलिए हमें संभल के रहना चाहिए। लेकिन तभी गोवान सेक्ट का वो एल्डर पर फेंगसा हुई, अगर आप चाहते हो कि आप यहीं पे रहो तो आप यहीं पे रहो, लेकिन हम तो अपने पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जिस वजह से हम आपको इस जगह पे रोक नहीं पा रहे हैं। हम तो चले प्यामा पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए। इतना बोल के वो उस जगह पे अपने सभी साथियों को प्यामा पैलेस के ऊपर अटैक करने का हम ऑर्डर देता है और वो सभी लोग प्यामा पैलेस के टेरिटरी में चले जाते हैं। इस चीज को देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने सभी साथियों के साथ में उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है प्यामे पैलेस के ऊपर। दूसरी तरफ फेंगसा हुई कोई भी ऑर्डर नहीं देता, वो उसी जगह पर रुका रहता है और उन दोनों को जाते हुए देखता है। उसके बाद वो भी लेकिन उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पे अंदर जाने से उनको रोकने के लिए 9th लेवल का फॉर्मेशन को सेटअप कर रखा होता है। उस 9th लेवल के फॉर्मेशन को देखने के बाद आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर बोलता है प्यामा पैलेस को क्या लगता है कि इस 9th लेवल के फॉर्मेशन से कि ये हमें रोक सकते हैं। मैं एक पीरियडलेस जीनियस हूँ, उन्हें क्या लगता है कि 9th लेवल का फॉर्मेशन मैं नहीं तोड़ सकता। इतना कहते हुए वो अपने सभी साथियों के साथ एक फॉर्मेशन बना के 9th लेवल के फॉर्मेशन को डिकोड करने लग जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होके हमें सांगवान सिनर इन सभी को एक पोर्टल के थ्रू देख रही होती है। लेकिन तभी उस जगह पे एक मार्क्समैन आ जाता है और बोलता है पैलेस मास्टर, अगर आप हुक्म दो तो मैं एक ही झटके में इन सभी को मार दूं। तभी सांगवान सिनर बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो रही है, मैं इन सब की बेवकूफ़ी और थोड़ी देर देर तक देखने चाहते हो। तभी उस जगह पे हुआलिंग आ जाती है और बोलती है पैलेस मास्टर, हमने सारी चीजों को तैयार कर दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी सांगवान सिनर बोलती है ये सब हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो उनको अंदर आने दो, जल्दी ही इस जगह पे एक गेम स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ वॉलिंग इस बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार पैलेस मास्टर का प्लान क्या है। उसके बाद वो भी उस जगह से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर अपने डिसेबल के साथ मिलके उस 9th लेवल के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो नीचे आ जाता है और बोलता है हंसते हुए, मैंने तो सुना था कि प्यामे पैलेस के जो फॉर्मेशन होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये तो काफी ज्यादा कमजोर फॉर्मेशन था। उनके फॉर्मेशन को पूरे 300 सालों में से कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन मैंने ये काम करके दिखा दिया। मुझे तो लगता है कि प्यामे पैलेस के बारे में जो भी हमने आज तक सुना है वो सब कुछ झूठ था। अभी गुफन सेट के एल्डर अपने डिसेबल के साथ उस प्यामे पैलेस के अंदर चला जाता है। चीज को देख के आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर भी अपने साथियों के साथ उसके अंदर चला जाता है। लेकिन वही फेंग शोयू अपने ग्रेट एल्डर को बोलता है कि बस हम कुछ आदमी ही जाएंगे, बाकी सब यहीं पे रहेंगे। इतना बोलकर वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं प्यामे पैलेस के अंदर। जब वो तीनों सेक्टर एक साथ ही प्यामे पैलेस के अंदर जाते हैं और वो वहाँ का नजारा देखते हैं, तो वो सब तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उस जगह पे स्पेशल हब रखे हुए थे। सारे ट्रेजर को देख के गुफन सेक्टर का एल्डर तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन तभी उसी समय एक फॉर्मेशन उस जगह पे एक्टिवेट हो जाती है, जिस चीज को देख के तो भी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। और आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर तो काफी ज्यादा डर चुका होता है और चारों तरफ देखने लग जाता है। वहीं उसका एक डिसेबल अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर करता है, लेकिन उसका अटैक उसके ऊपर वापस से आ जाता है और वही घायल हो जाता है। उसके बाद आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर अपने सभी साथियों को चारों तरफ फैला देता है और इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उस जगह पे बड़ा सा माउंटेन आ जाता है और जिससे कि उन सभी का बैलेंस नहीं बन पा रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ सैनन एम्पायर के किंग को कुछ भी नहीं हो रहा था। वहीं हमें उस माउंटेन के ऊपर प्यामो पैलेस की डिसेबल को दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसी माउंटेन पे सांगवान सिनर आ जाती है और उस सांगवान सिनर को उस जगह पे देख के वो तीनों ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और उसके बाद वो तीनों ही एक साथ सांगवान सिनर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी सांगवान सिनर बस अपने और प्रेशर को रिलीज करती है और वो तीनों ही जाके नीचे छटक जाते हैं। और उसके बाद वो सांगवान सिनर अपनी पंखुड़ियों का यूज करते हुए उस जगह पे हवा में चलने लग जाती है और उन्हें अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर को डाल देती है। इस ग्रेविटी प्रेशर को कोई भी संभाल नहीं पा रहा होता है और सभी लोग अपने घुटने पे आ जाते हैं। लेकिन हम वही एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि उस ग्रेविटी प्रेशर से इफेक्ट हॉल और सेक्ट के एल्डर पे तो असर हो रहा होता है, लेकिन जानवर एम्पायर का किंग होता है उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी जब सांगवान सीडर अपने पावर का यूज करते हुए पंखुड़ियों को एक डिसावल की तरफ फेंकती है, तो पहले तो वो उस ग्रेविटी प्रेशर से आजाद हो जाता है, लेकिन तभी उसी वक्त उसका पूरा शरीर जलने लग जाता है और उसके अगल बगल के जो डिसाबल होते हैं वो भी जलने लग जाते हैं। इस चीज को देखते ही
आर्टिफैक्ट होल का एल्डर अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है और तीनों एल्डर को बता देता है बैरियर बना लो। उसके बाद वो तीनों एल्डर भी अपने चारों तरफ बैरियर बना लेते हैं और उसके बाद आर्टिफैक्ट होल का एल्डर भी उस जगह पे एक फॉर्मेशन को सेटअप करने लग जाता है, जिससे कि वो इस फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर निकल सके। और उसके बाद गुफेन सेट का एल्डर भी उस जगह पे सांगोल सिलर को हराने के लिए बैरियर को हटा देता है और एक आर्टिफैक्ट निकाल के उसमें अपना बुलेट को डाल देता है, जिससे कि वो आर्टिफैक्ट उस जगह पे काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वो सांगवान सिलर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वही सांगवान सिलर तो बस वो अपने एक उंगली से उसके पूरे आर्टिफैक्ट के प्रेशर को आराम से झेल लेती है, जिसको देख के गुफेन सेट का एल्डर सुआनियान एम्पायर के किंग से हेल्प मांगता है। उसके बाद वो किंग भी स्वॉर्ड का यूज करते हुए सांगवान सिलर के ऊपर अटैक करता है। इस चीज को देख के आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर तो काफी खुश लग रहा था, लेकिन तभी स्वॉर्ड उसी के छाती में चिढ़ जाती है, जिस चीज को देख के तो वन सेक्ट का एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर बोलता है, तुमने हमें धोखा दिया गद्दार कहीं के। उसके बाद एम्परर फैंग सोऊ वो तलवार बाहर निकाल लेते हैं और आर्टिफैक्ट हॉल के एल्डर के ऊपर वापस अटैक करते हैं, लेकिन इफेक्ट होल का एल्डर उस जगह पे बैरियर बना लेता है, लेकिन वो बैरियर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता और वो स्वॉर्ड उनके आर पार हो जाती है। तभी वो एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देते हैं, जिससे कि वो एल्डर घायल हो जाता है।